आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 34। सुबह के अखबार से लेकर टीवी तक जो खबर चलाई जा रही थी, उससे एक बार फिर दीवान परिवार की नींव हिलने लगी। सेठ घनश्याम बेचैनी में कमरे में चक्कर काटते रहे, पर बात हाथ से निकल चुकी थी और जिसका गहरा असर भूमि पर भी था। वह उसी उखड़े मूड से संस्था निकलने को तैयार थी। वह हमेशा की तरह क्षितिज को मिलकर वे निकलने वाली थी। क्षितिज आधा तैयार बैठा टीवी देख रहा था, जबकि उसकी नैनी फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करने में मशगूल थी। जब वह भूमि को आना देख पाती, भूमि तेजी से आती, उसके सामने खड़ी उसे घूरने लगी। वो मैडम जरूरी बात कर रही थी। वह नजरें झुकाई कह रही थी, जबकि भूमि बेहद गुस्से में कह उठी, गेट आउट ऑफ द हियर। मैम लेकिन राइट नाउ। दोबारा भूमि चीखी, जैसे नैनी तुरंत कमरे से बाहर चली गई। भूमि का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह किसी तरह से खुद को नियंत्रित करती वे क्षितिज की ओर आती, उसे प्यार से गले लगाती हुई कहती है, आपके लिए ना मैं दूसरी नैनी लाऊंगी। हाँ मामा, ये आंटी मुझे भी पसंद नहीं थी, हमेशा फ़ोन पे ही बात करती रहती थी और जब मेरी कुछ सुनते ही नहीं तो मैं तो किसको बोलूँ अपनी बात। क्षितिज का चेहरा हथेली में भरती हुई कहती है, अब की अच्छी वाली नैनी आएगी जो आपका मम्मा की तरह ध्यान रखेगी। पर मेरी मम्मा तो बेस्ट है, उनके जैसा तो कोई नहीं। कहता हुआ क्षितिज उसके गले में अपनी बाहें फैला देता है। इस पर भूमि उसका गाल प्यार से चूमती हुई कहती है, पर मम्मा को भी और बहुत सारे काम संभालने होते हैं ना, तो जब तक कोई और नहीं हो जाता आपका देखभाल करने, तब तक खुद अपनी देखभाल करना। हाँ मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, आप जब तक अपना काम करेंगी तब तक मैं खुद को संभाल सकता हूँ, डोंट वरी। क्षितिज अपने नन्हे हाथों से भूमि के चेहरे को पकड़े हुए कहता है। ये देख भूमि का मन भर आता है, जिससे वे उसे गले लगाती हुई कह उठती है, बिल्कुल, अब मेरा पेटू बड़ा हो गया है ना। बहुत मुश्किल से खुद को संभालती भूमि कमरे से बाहर निकलती हरिमन काका को आवाज लगाती हुई कहती है, काका आज क्षितिज को जरा देख लीजिएगा, मैं कल तक उसकी दूसरी नैनी का प्रबंध करती हूँ, हम सब देख लेंगे, आप आराम से काम पर जाएं। हरमन काका के आश्वासन पर भूमि तुरंत ही बाहर निकल जाती है। इस घर में सबसे पुराने और विश्वसनीय हरिमन काका ही थे, जिन पर आंख मूंदे सभी विश्वास करते थे और वे भी पूर्ण समर्पण के साथ इस परिवार के प्रति निष्ठा रखते थे। भूमि संस्था के लिए निकल रही थी। उसके मन में आज बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वर्षों की बनाई उसकी प्रतिष्ठा और मेहनत आज दांव में लगी थी। हमेशा की तरह वह खुद कार ड्राइव कर रही थी। कार पोर्ट से निकलते जो ही बाहर की ओर निकली, उसे पता ही नहीं था कि वहां रिपोर्टर्स की भीड़ मौजूद होगी। वह उनसे बचकर निकलना चाहती थी, पर उनके प्रश्नों की चिंगारी से उसका दिमाग न नच सका। वे भूमि की कार को आगे से घेरे प्रश्नों की झड़ी लगाने लगे। भूमि जी, क्या ये सच है कि उन बच्चों को भाग कर अपनी संस्था की आंतरिक व्यवस्था की पोल खोल दी? आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना है आपका? क्या इन गैर सरकारी संस्था में क्या बिजनेस का धन मर्ज होने के लिए संस्था चलाई जा रही है? आपका नाम कल्याणकारी पुरस्कार के लिए नामांकित करके अब वापस ले लिया गया। क्या लगता है आपको किस कारण से हुआ होगा ऐसा? दीवान परिवार कब तक परिवार को शोषण करता रहेगा और कब तक अपनी मनमानी करेगा? कब बंद होगी उनके शोषण की दोगली दुकान? जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। भूमि के दिमाग में जैसे चिंगारियां सी फूटने लगी थी, पर इस वक्त उसके पास इसका ना कोई हल था, ना माकूल कोई जवाब। आखिर दरबान के आते एवं रिपोर्टरों के हटाने के बाद भूमि की कार वहां से निकल पाई। दिन की भयावह शुरुआत हो चुकी थी, जिसका अंजाम अभी होना शेष था। वह उसी कहे तेवर के साथ संस्था के मैनेजर के सामने खड़ी चीख रही थी, यही कल्याणकारी प्रणाली है आपकी? मैं पिछली बार भी कह चुकी थी, मुझे संस्था में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पहले तो उन बच्चों के साथ तुमने सही से स्थिति नहीं संभाली, और अब ये बात कैसे बाहर निकली? है कोई जवाब इसका? मैडम जी, आपको यही तो बताना चाहता हूँ, अब कोई सही से बात समझ ही नहीं रही। अब साजिश है सब मेरे खिलाफ, मुझे मैनेजर की कुर्सी से हटाने के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो आंख कान बंद किए बैठी हैं, तो मैं क्या करूँ? कल्याण जी बेहद चिढ़ी आवाज में बोला, मैनेजर हैं तो जिम्मेदारी भी बनेगी आपकी, और अगर ऐसे ही काम करना है तो आज से इस मैनेजर की कुर्सी पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। भूमि की इस बात से कल्याण और तिलमिला उठा था। मैडम जी, मैं मानता हूँ ये सब हुआ, लेकिन मैडम ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। व्हाट यू मीन? मैं मान लेता हूँ बच्चे भागे और ये खबर बाहर मीडिया तक पहुँची, पर आपने क्या किया? आपने कभी अपने आसपास देखा?
वे जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। ये सब मेरी पीठ पीछे साजिश रचते रहते हैं, पर आपको कहाँ फुर्सत है सब देखने की। आपको तो झूठ सुनने की आदत हो गई है। और आप क्या चाहती समझती हैं? आप मुझे इस पद से हटा रही हैं। अरे मैं खुद ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ। और सुनिए, रही बात आपकी और आपके परिवार की बदनामी की, तो कीचड़ में थोड़ा और कीचड़ पड़ गया तो कोई गजब न हो गया। गुस्से में तनतनाई भूमि इतना सुनते ही अपने सामने खड़े कल्याण के गाल पर झनझनाता हुआ थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की गूंज देख कमरा भी सिहर उठा। कमरे में उनके अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। सभी इस अचानक हुए प्रतिक्रिया से हैरान रह गए। कल्याण अपना गाल सहलाते, आंखों में गुस्सा भरते हुए बोल उठा, अच्छा ना किया मैडम जी, ये बेइज्जती उधार रही मैडम जी। इसे सूद समेत एक दिन जरूर वापस करूंगा। कहते हुए कल्याण तेजी से कमरे के बाहर निकल जाता है। सभी भौचक्के से कभी भूमि का तमतमाया हुआ चेहरा देख रहे थे, कभी उस दरवाजे को जहां से अभी अभी कल्याण निकला था। दिन इतना बेकार रहा कि भूमि के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। वे तुरंत ही वापस लौट आई। वे उसी उखड़े मूड में वापस आते सीधे अपने कमरे में चली गई। एक तरफ स्थिति उसके हाथ से निकल गई, दूसरी ओर स्थिति इतनी खराब होने लगी कि आरोप उसी पर आ गया। वह दोनों हाथों से सर पकड़े बैठी थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अगले ही पल उजला गिलास में पानी लिए उसके पास खड़ी थी। भूमि भीगी पलकों से कहीं शून्य में देखने लगी। उजला गिलास उसकी ओर बढ़ाती हुई कह रही थी कि बुरा वक्त भी निकल जाएगा, आप परेशान मत होइए। मैं इससे परेशान हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। बुरा तो ये सोचकर लग रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस संस्था का निर्माण किया, क्या मैं उसमें विफल हो गई? भूमि का मन बेहद भरा हुआ था। वह शून्य में देखती ही अपने मन की भड़ास निकालने से खुद को न रोक सकी। उजला भी मौन खड़ी अपना आश्वासन दे रही थी। पूरे 15 साल मैंने संस्था को दिए। अपनी समस्त ऊर्जा से मैंने इसे तब शुरू किया जब मेरी उम्र के जवान लड़के लड़कियां पार्टियां और दोस्ती में व्यस्त रहते। तब मैंने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया जिन्हें समाज ने हमेशा दरकिनार रखा। और आज सबको लगता है कि जैसे मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए सब चला रही हूँ। क्या कोई पुरस्कार पाने के लिए सब मैं कर रही हूँ? एक ही पल में मेरा सारा किया धरा पानी हो गया। भूमि मन की भड़ास निकालते निकालते सुबह उठी। कैसा समाज है ये, जहाँ रोजाना अच्छा काम करते रहो तब उनकी नजर नहीं उठती, और एक गलती क्या हो जाए आप अचानक से सबकी नजरों में आ जाते हैं, सबसे बुरे बन जाते हैं। भूमि विफरती हुई कह रही थी, क्योंकि इस समाज की ना आंखें हैं ना कान, बस ये एक अंधी भीड़ है जो आज यहाँ खड़ी है तो कल कहीं खड़ी होगी। इसे बस लांछन लगाने आते हैं। अचानक से भावावेश में आती उजला कह उठी। भूमि अब नजर उठाकर उसकी ओर देखने लगी थी। जिसे संभलती हुई उजला आगे कहती है, आप इतनी अच्छी हैं, सबके लिए अच्छा सोचती हैं, तो आपके संग भी गलत नहीं होगा। आपको परेशान देख मुझसे रहा ना गया। मैं तो बस आपको दिलासा भरे शब्द ही कह सकती हूँ। नजरें झुकाए झुकाए उजला संकोच से कहती है, तो भूमि अब उसके हाथ से गिलास लेती हुई कहने लगी, दर्द में पल भर का मरहम भी बहुत होता है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है उजला, शुक्रिया। अब कुछ देर मैं अकेले रहना चाहती हूँ। भूमि गिलास साइड मेज पर रखती हुई देखती है कि उजला कमरे से बाहर चली गई। उसे जाता देख भूमि फिर अपनी सोच में गुम हो गई थी। कॉलेज से वेन का वैशाली के साथ निकली। कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और पीछे की सीट पर दोनों बैठी हुई थी। वैशाली को उसके घर छोड़कर अब घर वापस दीवान मेंशन की ओर जा रही थी। मेनका पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। कार जिस रफ्तार से आगे जा रही थी, सड़क उसी रफ्तार से पीछे छूटी जा रही थी। आगे रेड लाइट पर सारा ट्रैफिक रुका हुआ था। कार भी उसी भीड़ में शामिल हो गई। देखते देखते मेनका की नजर सड़क पार करते विवेक पर जाती है। उसके कंधे पर एक बैग लदा था। उसके चेहरे पर गहन संजीदगी थी। विवेक को देख मेनका फुर्ती से कार का दरवाजा खोलकर ट्रैफिक लाइन जल्दी जल्दी पार कर उस ओर दौड़ जाती है जिस ओर विवेक बढ़ा जा रहा था। हरी बत्ती हो चुकी थी, जिससे सारा ट्रैफिक तेजी से वहां से निकलने लगा। वह मेनका उस घने ट्रैफिक को बेखौफ पार करती उसे आवाज देती रही। घना ट्रैफिक और उस पर बेतहाशा आवाजों का शोर, फिर भी लोगों की नजर मेनका की इस अजीब हरकत पर थी। लेकिन सबसे बेखबर मेनका तेज कदमों से सड़क पार करती फुटपाथ की ओर आ गई, जहां विवेक तेज कदमों से आगे बढ़ा जा रहा था।
विवेक! एकाएक आवाज विवेक के कानों से टकराई। वह मुड़कर पीछे देखता है। मेनका तेज कदमों से उसकी ओर पास आती जा रही थी। विवेक, रुको तो। वह दौड़कर विवेक के पास आती उसकी बाह पकड़ लेती। तेज दौड़ने से उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। विवेक, मैं तुमसे कब से आवाज दे रही हूँ, रुको तो। झटके से विवेक अपनी बाहों से छुड़ाते हुए 2 कदम पीछे होता हुआ कहता है, ये क्या हरकत है? विवेक, मेनका की आंखों में दर्द उभर आता है। ये पब्लिक प्लेस है और मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। अच्छा होगा तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। कहते ही विवेक आगे बढ़ जाता है। नहीं विवेक, आज तुम मेरी बात सुने बिना नहीं जाओगे। या तुम मेरी बात सुनोगे या फिर मुझे कभी नहीं सुनोगे। विवेक आगे जरूर बढ़ रहा था, पर मेनका के शब्दों की सीमा वे पार नहीं कर पाया। वह झटके से पीछे मुड़कर उसकी ओर देखता है। मेनका अपनी बात कहती कहती उल्टी चलती है, फुटपाथ से नीचे सड़क की ओर पीछे कदम बढ़ाती हुई चली जा रही थी। आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। विवेक हैरान उसकी ओर देखता अचानक उसकी ओर तेजी से दौड़ जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो पल में मेनका की पीठ से सटकर जो गाड़ी निकली वे उसे टक्कर मारकर निकलने वाली थी, लेकिन विवेक ने फुर्ती से उसकी बाह पकड़े उसे अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली का रिहायशी इलाका, जहाँ था सबसे बड़ा मीडिया हाउस और उसके सबसे अहम पद पर बैठे एडिटर के ठीक सामने स्टेला बैठी थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसकी नज़र में उस एडिटर की कोई खास अहमियत नहीं थी, जबकि एडिटर राव उसे अपनी तीक्ष्ण नज़र से देखता हुआ कह रहा था, तुम्हारे हर दिन के कारनामे अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। अब बंद करो इसे। तुम मेरी एजेंसी को अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती और आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेला भी उसी अंदाज में कहती रही, ये सब आखिर मैंने आपसे ही तो सीखा है, लोगों का इस्तेमाल करना। अपनी हद में रहो। मैं तुमको बना भी सकता हूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ। मीडिया में लोगों का आना जितना इत्तेफाकन होता है उतना जाना भी उससे कम इत्तेफाक नहीं होता। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। एडिटर की बात पर हल्की मुस्कान देती वह सिगरेट चलाने लगी थी। एडिटर उसे तने भाव में कहता रहा, तुम्हारी वजह से मैं पूरे मीडिया हाउस की बलि नहीं चढ़ा सकता। तो मुझे बलि चढ़ा सकते हैं? तुम्हें? आर यू किडिंग? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? वह थोड़े कर्कश आवाज में चीखा, राव सर, लगता है आपकी उम्र के साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर होने लगी है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि इन सब की शुरुआत आपने की, वो भी मेरे कंधों का इस्तेमाल करके। स्टेला गहरा कश हवा में छोड़ती हुई कहती रही, क्या नाम था उस प्राइम शो प्रोग्राम का? हाँ, पर्दाफाश, जिसमें बड़े बड़े नामों को आप बुलाते और मेरे साथ उनकी डिबेट रखते, जबकि इसके पीछे आपका डर्टी गेम चलता रहता, सबके राज को अपनी मुट्ठी में करके उन्हें ब्लैकमेल करने का। फिर मैं ही क्यों बुरी बनी? क्योंकि अब यही गेम आप पर उल्टा पड़ने जो लगा है। आपकी चीखता हुआ वह मेज पर तेजी से हाथ मारता हुआ क्या उठा, तुम मुझे ब्लैकमेल करके सोचती हो कि बच जाओगी? इतना याद रखो, मैं इस समय मीडिया हाउस का थॉट हूँ और जो एक बार मैंने कह दिया वो लकीर बन जाता है। खबरें खोजता नहीं बनाता हूँ मैं हूँ आज की असल पावर और तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो और आप इसे ब्लैकमेल के तौर पर ले रहे हैं। अब बस कुछ हनी से स्वीट मैसेज आपके मेरे पास सेव है, मैं कहीं बताने तो नहीं जा रही। मैं तो बस आपसे यही मांग रही हूँ कि मेरा शो बंद नहीं होना चाहिए और अब की रंजीत इंटरप्राइजेस के मालिक को मैं बुलाना चाहती हूँ। बस इतनी सी तो बात है। देखो स्टेला, इस शो के अब बैड व्यूज़ मिलने लगे हैं तो कुछ दिन इसे बंद करना पड़ेगा। वह अब अपनी आवाज़ में जबरन नरमी लाता हुआ कहता है, मुझे इस रिव्यू के खेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ बिकाऊ है, यहाँ खबरों से लेकर रिव्यू तक बिकते हैं, तब आप इस रिव्यू का हवाला मुझे दे रहे हैं। सब बकवास है। अब की 2 पल था उनके बीच खामोशी रही, जिसके बीच जहाँ एडिटर राव अपना मोबाइल का स्क्रीन 1-2 बार देखकर वापस उसे पलट कर देख लेता है, जबकि स्टेला इत्मीनान से सिगरेट फूंकती हुई अब उसे स्ट्रेस में बुझाती हुई कहती है, मेरा अगले हफ्ते का शो फाइनल है। आप अपने मीडिया हाउस की ओर से मिस्टर रंजीत को इनविटेशन भिजवा दें ताकि आगे मैं सब संभाल लूँगी। ओके बाय। कहती ही वह उठकर बाहर निकलने लगी। एडिटर के चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अपनी मजबूरी में अपनी जबान को होठों के पीछे ढकेलता हुआ वह तेजी से कुर्सी की पुष्ट में झुक जाता है। कॉफी हाउस में सबसे कोने वाली टेबल पर आमने सामने मेनका और विवेक बैठे थे।
इन धनुषी छतरी के नीचे इसी जगह कई टेबल थी और वे जहाँ बैठे थे वहां से समंदर का एक बड़ा टुकड़ा साफ साफ नजर आ रहा था। वहां से कुछ लोग दिख रहे थे जो रेतीली धूप पर बैठे धूप सेक रहे थे, तो वहीं दूर से उन लहरों की ठंडी आहट को महसूस किया जा सकता था। मेनका जहां भरपूर प्यार से उसे देख रही थी, वहीं विवेक का हाव भाव में गहरा तनाव मौजूद था। विवेक अपना बैग अपने पैरों के पास रखे टेबल का फ्लावर पॉट घुमाने लगा था। मेनका अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से विवेक के हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिससे विवेक का हाथ रुक जाता है और ना चाहते हुए भी वे अब मेनका की नजरों को देखने लगा था। आज नहीं बताओगे कि प्रकृति हमसे क्या कह रही है? तुम ही कहते थे ना कि प्रकृति किसी न किसी रूप में हम तक कुछ न कुछ संदेश पहुंचाती है। बोलो ना विवेक, क्या? मेनका वह दबी आवाज में कहता, झटके से अपना हाथ छुड़ाता हुआ कहता है, तुम यहाँ मुझसे ये कहने लाई हो क्या? मेरे पास फालतू वक्त के लिए समय नहीं है। विवेक, तुम कितना बदल गए हो। आखिर क्या हो गया तुम्हें? कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, मुझे बताओ। मैं तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन समझ तो सकती हो ना। वो भी नहीं, क्योंकि तुम जिस आज में खड़ी हो उसके बिल्कुल उलट है मेरा आज, जिसका कोई मेल नहीं, जिसे रात और दिन का कोई मेल नहीं होता। मेनका, अगर तुम मेरी अमीरी पर तंज कस रहे हो विवेक, तो सबसे पहले भी था, फिर आज भी है, तो फिर क्या बदल गया है इस बीच? कल भी तो यही मेनका थी तुम्हारे सामने, बस तुम ही बदल गए हो। तुम सारी कस्में वादे भूल सके हो, पर मैं नहीं। बताओगे फिर वो सब क्या था? बताओ। मेनका, तुम जिस कल की बात कर रही हो उस विवेक और मुझ में एक लंबा अंतराल आ गया है। तुम्हारे मेरे बीच इतने गहरे फासले आ गए हैं जिन्हें पाट पाना अब नामुमकिन है। इसे भूल जाओ उस कल को। अब इस आज को उस गुजरे कल का रूप नहीं दिया जा सकता। वक्त ने मेरी एक नई शक्ल बना दी है, जिसे तुम्हारी दुनिया आसानी से सह नहीं पाएगी। विवेक, मेनका फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे एक बात बताओ तो सही, कि आखिर इस गुजरे वक्त में ऐसा क्या हो गया जो मैं नहीं सुन सकती? ऐसा क्या हो गया कि हमारा प्यार इतना बेगाना हो गया? मैं तो वक्त के साथ कुछ नहीं भूली, तो तुम सब कुछ क्यों भूल गए? मैं कल वाली मेनका तुम्हारे साथ आज भी खड़ी हूँ विवेक। एक बार से प्यार से मेरा हाथ थाम तो लो। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ चल दूंगी। मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दो। मेरा वादा है तुमसे, एक बार बस मेरा हाथ थाम कर जहाँ कहोगे मैं आंखें मूंदे तुम्हारे साथ चल दूंगी। क्या ये विश्वास भी नहीं तुम्हें मुझ पर? वॉट इज़ योर ऑर्डर सर? वेटर की आवाज़ सुन मेनका चुप हो जाती है। विवेक उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। मेनका भीगी पलकें छिपाने अपना सर झुका लेती है, जिससे वे नहीं देख पाई कि विवेक अपनी जेब से पर्स निकाल रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर वे ऊपर देखती है। ये लो, और मैडम को कुछ ठंडा पिलाओ। इतना कहते हुए विवेक पर्स पुनः जेब में रखते हुए अपना बैग उठाकर बिना पीछे देखे चल देता है। मेनका उसकी बात सुन भीगी पलकों से इसे दूर जाता हुआ देखती रहती है। व्हाट डू यू लाइक मैम? क्या होगी इनकी प्यार की नीति? क्या विवेक अपने ही प्यार को अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर पाएगा? क्या प्यार के लिए वो सब कुछ बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें बेइंतहा सफ़र इश्क का। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।